जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के वीकली करंट अफेयर्स के कक्षा पे। विशेष चेतावनी, आज की यह कक्षा यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स साथ ही साथ सभी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सोर्सेस ऑफ दिस क्लास इज द हिंदू न्यूज़पेपर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, संसद टीवी जो पहले राज्यसभा टीवी था, ऑल इंडिया रेडियो, योजना मैगजीन, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स एटसेट्रा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस कक्षा के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टुडेज मोटिवेशन इज एजुकेशन इज कंपेरेबल टू द मिल्क ऑफ ए लायंस, whoever drinks it, it is capable of roaring thunderously। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप लोगों ने शायद इसका हिंदी वर्जन सुना है। एक रिवोल्यूशनरी यूथ टीचर कह सकते हैं, यूथ आइकॉन कह सकते हैं, उनके मुंह से ऐसे कहते हैं कि जो बहुत फेमस है खान सर के नाम से, उनका ये मतलब बहुत फेमस इंस्पिरेशनल कोटेड लाइन है। वो हमेशा ही बोलते हैं, शिक्षा ओ शेरनी का दूध होता है, जिसने पिया उसने दहाड़ा है। एक शिक्षित व्यक्ति का बात हर कोई सोचता है, और शिक्षित होने से मतलब क्या होता है, जब आप वेल एडुकेटेड हो जाएंगे तब मतलब आपको भी समझ आ जाएगा उच्च नीच का जो फर्क करते हैं लोग, वो सब नहीं करेंगे। तो आज का कक्षा है कक्षा नंबर 17, जिस कक्षा में हम लोग अप्रैल 24 से लेके मार्च 30 तक का महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आलोचना करेंगे। लेकिन आज के कक्षा में कुछ विशेष प्रयोग किया गया है। जैसे कि पहले जो कक्षा होता था उसमें 60 से लेकर 70 टॉपिक का लगभग एनालिसिस होता था, तो अभी से मतलब सभी वीकली करंट अफेयर्स में टॉप जो है 30 सिर्फ उन 30 टॉपिक्स के ऊपर होगा, जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एक एक करके हम लोग पहले इंडेक्स देख लेते हैं आज का कक्षा का क्या क्या टॉपिक्स है। तो चलिए कक्षा का शुभारंभ करते हैं। मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों, और पेन पेंसिल लेके बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का नोट्स है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का कक्षा का पहला विषय 7th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन न्यू दिल्ली। इंडिया में इस बार 7th एडिशन जो रायसेना में होता है, रायसेना कहाँ पे पता है? रायसेना न्यू दिल्ली में है, और रायसेना की पहाड़ी में हमारा संसद भवन, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति हाउस सब रायसेना की पहाड़ी में है। रायसेना एक्चुअली पहाड़ है, जो अरावल्ली का पार्ट है। अरावल्ली माउंटेन शुरू हुआ गुजरात कच्छ से लगभग, तो वहाँ पे जाके राजस्थान में जाके उसका सबसे ऊंचा चोटी है माउंट आबू। तो उसके बाद टुवर्ड्स आपका नॉर्थ ईस्ट ले होके होके गया अरावल्ली, और उसका पार्ट मतलब जितना गया इतना छोटा होते गया, तो छोटा होते 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 दिल्ली तक गया। तो दिल्ली में जो है उसको रायसेना की पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ पे 7th डायलॉग हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन हमारा भारत का पीएम ने किया। तो सभी देश का एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए कंसर्न के लिए ये वाला मीटिंग होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है प्रेसिडेंट मैक्रोन उन री इलेक्शन इन फ्रांस। जो फ्रांस में इलेक्शन होता था हो रहा था, उसमें मैक्रोन फिर से जीत के आए। पैट्रिक एची हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एक कोस्टल कंट्री है साउथ अफ्रीका में। यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर लॉन्च्ड किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी स्कीम। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इशूड ए न्यू एडवाइजरी टू द प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स। जो प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स है उन लोगों के लिए कुछ नियम जारी किया गया है। जैसे मतलब प्राइवेट चैनल कोई भी मतलब फ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट में कुछ मतलब बोल नहीं दिखा नहीं सकेंगे। इससे मतलब एक्चुअली क्या है, रशिया मतलब फ्रेंडली कंट्री है इंडिया के लिए, तभी मतलब इंडिया का कोई चैनल टीवी चैनल अगर रशिया का अगेंस्ट में कुछ बोलता है तो डिप्लोमेटिक रिलेशन हम लोगों का खराब होगा इंडिया का रशिया से। इसलिए ये वाला गाइडलाइन पास किया गया है, न्यू एडवाइजरी बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। First of its kind mobile app has been launched for Khelo India University Games 2021। तो खेलो गेम शुरू हो गया है 2021, जो पहला एडिशन है भारत में, पहली बार हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो 2021 का गेम्स एक्चुअली अभी मतलब कोरोना की वजह से अभी हो रहा है। ऊर्जा प्रवाह वेसल कमीशन इनटू इंडियन कोस्टल गार्ड, और एक वेसल कमीशन किया गया है भारतीय कोस्टल गार्ड्स के लिए। तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक सीमा बल बोलते हैं इसको। पल्ली विलेज इन जम्मू कश्मीर बिकम्स द इंडियाज फास्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कार्बन न्यूट्रल मतलब कार्बन इमिशन लोगों का मतलब जीरो कह सकते हैं। वो लोग जितना मतलब कार्बन बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उससे ज़्यादा एनवायरनमेंट को कार्बन प्रोड्यूस करके दे देते हैं। 24th डीफ ओलंपिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन कॉक्सिस डू सुएल, साउथर्न ब्राजील में जो डीफ
लोगों का ओलंपिक है वो होस्ट होगा 24 समर डीफ ओलंपिक्स। अगला विषय है, बहुत हॉट टॉपिक है, आप लोगों ने शायद सभी ने सुन रखा है, ट्विटर को खरीद लिया है स्पेस एक्स और टेस्ला का सीईओ इलॉन मस्क, जो वर्ल्ड का पहला रिचेस्ट पर्सन, फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट एंड ऑल्सो M3M हुरुन लिस्ट। उन्होंने हर एक शेयर, मतलब डील कितना रुपीस का था, टोटल 44 बिलियन रुपीस का डील हुआ था ट्विटर को खरीदने के लिए। अगला विषय, जामतारा बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। जामतारा झारखंड में एक गाँव है, मतलब विलेज एरिया है, वहाँ पे मतलब सभी विलेज में कम्युनिटी लाइब्रेरी है। धनलक्ष्मी बैंक साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। पहले CBIC नहीं था, पहले CBEC था, ये वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम था, अभी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कर दिया गया है। तो CBDT जो इनकम टैक्स का मतलब डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, वो वाला डिपार्टमेंट डायरेक्ट आप इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स से लिंक कर सकते हैं। और CBIC जो है हमारा GST कलेक्ट करता है और कस्टम ड्यूटी भी कलेक्ट करता है, और एक्साइज भी ये वाला डिपार्टमेंट ही देखता है। तो इसको हम लोग CBIC बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इन दोनों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है धनलक्ष्मी बैंक के साथ। तो धनलक्ष्मी बैंक इन दोनों डिपार्टमेंट के बिहाफ में जो टैक्स है तो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ये बात मतलब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जुड़ी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है CBDT CBIC। अब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 24 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच वर्ल्ड बुक डे जो 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। नेशनल पंचायती राज डे जो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड मलेरिया डे जो 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो कि 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंडिया रैंक्स थर्ड एमोंग द टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज एज पर सिप्री। सिप्री एक स्टॉकहोम का ऑर्गेनाइजेशन है, और मतलब कौन सा देश कितना मतलब मिलिट्री एक्सपेंस कर रहा है कि उसका मतलब डाटा प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया इसमें से थर्ड रैंक पे है, पहला रैंक पे USA, दूसरा पे है चाइना, और तीसरा स्थान अभी फिलहाल भारत का ही है। तो हमारा अगला विषय है, इंडिया हैज एंटर्ड इनटू द जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय वेविंग मोस्ट नेशनल फैक्ट। भारत ने जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो देखेंगे इसके विषय में पूरी डिटेल्स कैसे हुआ ये कारनामा। अगला विषय, इंडिया पार्टिसिपेटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर एट द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। पेरिस में जो बुक फेस्टिवल हुआ था तो उसमें भारत का पार्टिसिपेशन हुआ एज ए चीफ गेस्ट। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ NHLML फॉर डेवलपमेंट ऑफ 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स। हिमाचल प्रदेश में जैसे आप लोग सुनते हैं हर जगह में मतलब रोपवे बन रहा है। रोपवे ऐसा टेक्नोलॉजी है, मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह आप मतलब रोप से होके जो गाड़ी जाता है उससे जा सकते हैं, और बहुत अच्छा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है पहाड़ी इलाकों के लिए। और बहुत पहाड़ी इलाकों में गाड़ी में अगर जाए तो बहुत दूर होगा आप लोगों को, तो रोपवे से मतलब डिस्टेंस भी बहुत कमता है और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत होता है। तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर रोपवे देखा जाता है। उत्तराखंड में भी ऐसा है, और नॉर्थ ईस्ट को भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा रोपवे का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा अगर गवर्नमेंट ने किया तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो हमारा अगला विषय, इंडिया विल होस्ट द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसको WCOA बोलते हैं। वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एकमात्र इंस्टीट्यूट है हमारा भारत का। वो ICAI एक्चुअली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और CA का कोर्स प्रोवाइड करता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ICAI बनाता है। तो इसके विषय में हम देखेंगे पूरा। केरला एंड नेदरलैंड्स, केरला भारत का एक स्टेट और नेदरलैंड्स ने के बीच एक MOU साइन हुआ है फॉर कॉस्मोस मालबर्सियस प्रोजेक्ट। नवीन पटनायक द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा ने लॉन्च किया है, लॉन्च एक्चुअली क्या रिलीज किया है उन्होंने 2 राइटर का बुक, द मैजिक ऑफ मंगला ज्योति एंड द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। अगला विषय, इंडिया एंड मालदीव्स टू सेट अप ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर ट्रांसफर रिन्यूएबल एनर्जी। भारत और मालदीव दोनों ही सार्क कंट्री है। मालदीव इंडियन ओशन में स्थित है, इसका कैपिटल है हिमालय, और भारत का तो आप लोग जानते हैं न्यू दिल्ली। इन दोनों के बीच एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन सेटअप होगा फॉर रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, और भारत ने फिलहाल एक टीम भी भेज दिया है, मतलब टीम को भेजा जाएगा भारत की तरफ से ऑफिशियलिटी टेस्ट करने के लिए मालदीव पे। अगला विषय, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ओपनिंग ऑफ न्यू डिप्लोमेटिक मिशन इन लिथुआनिया। लिथुआनिया एक्चुअली पहले USSR के ही पार्ट था, अभी मतलब लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन में है, और तीनों बाल्टिक कंट्री जो 3 है उनमें से एक कंट्री है लिथुआनिया, उसका कैपिटल है विल्निशी। हमारा अगला विषय,
रशिया क्विट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक खराब खबर है रशिया के लिए, रशिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का इससे भी हटा दिया गया है। अगला विषय, LIC ने IPO लॉन्च करने का डेट फिक्स कर लिया है। मई 4 से लेके मई 9 तक आप लोग भी LIC का IPO खरीद सकते हैं। तो बहुत दिनों से LIC का विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, LIC IPO लाने वाला है बोल रहे थे, तो अभी LIC ने कारनामा कर दिखाया। सबसे बिगेस्ट लिस्टिंग होगा इंडिया का। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग प्रपोज्ड ए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो कि बोआ में हुआ है, BOAO बोआ, जैसे कि दावोस में समिट होता है और इकोनॉमिक समिट होता है दावोस में, ऐसे ही बोआ में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव हुआ है, जिसका हेड जो इनॉग्रेल मतलब जो होस्ट कंट्री है उसका, वो चाइना था और शी जिनपिंग ने पहला भाषण दिया इसमें। हमारा अगला विषय है लार्सन एंड टुब्रो L&T कोलैबोरेटेड विथ IIT मुंबई टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव और आप लोगों के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए भी ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। अगला विषय कुछ डेट देख लेते हैं क्या क्या है। 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुछ विशेष दिवस, जैसे कि वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल, इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल। तो हम लोग एक एक करके हमारा सभी विषय के और का चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं पहला विषय, जैसे कि रायसेना डायलॉग 2022, इसका जो थीम है वो है टेरा नोवा इम्पेशेंट इम्पेरिल्ड, जो कि होस्ट हुआ है न्यू दिल्ली में 25 अप्रैल होगा, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मतलब हो गया है अभी, मतलब आज जो रिकॉर्डिंग डेट है फर्स्ट में, तो इससे पहले ऑर्गेनाइज हो गया है। तो 7th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन न्यू दिल्ली। उर्सुला वॉन डर लेयन, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमिश्नर के, वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द डायलॉग। इट विल टेक प्लेस ओवर 3 days फ्रॉम अप्रैल 25 टू अप्रैल 27। इसका जो थीम है वो मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को, टेरा नोवा इम्पेशेंट इम्प्रिल्ड। There will be over 100 sessions at Raisina Dialogue with over 210 speakers from 90 countries. The dialogue has 6 broad thematic pillars, including rethinking democracy, end of multilateralism, water Caucasus, and achieving green transitions. Raisina Dialogue 2016 से शुरू हुआ था और अभी 2022 इसका जैसे कि 7th एडिशन है। इट इज ए मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस इंटरनेशनल इश्यूज। इट इज ए फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो रायसीना डायलॉग खत्म हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय, प्रेसिडेंट मैक्रॉन उन री इलेक्शन इन फ्रांस। मैक्रॉन ने री इलेक्शन में 2nd टर्म में जीत लिया है मारिया ली पेन को हरा के। उनका ओपोनेंट थे मारिनी ली पेन, जो कि एक फीमेल है। पिछली बार भी उनके साथ कॉन्टेस्ट हुआ था, उन्होंने फर्स्ट टर्म जब जीता था, तो अभी उनका परसेंटेज आया 58.2%। और मैक्रॉन हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट टू विन री इलेक्शन आफ्टर जैक्वास चिराक। फ्रांस के बारे में कुछ देखते हैं। फ्रांस है वेस्टर्न यूरोपियन का एक कंट्री, इसका कैपिटल है पेरिस, प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टेक्स, एंड फ्रांस में जो करेंसी चलता है यूरोपियन यूनियन का करेंसी यूरो। और फ्रांस एक मेंबर है UNSC का, परमानेंट मेंबर है, मतलब जिसको वेटो अवेलेबल है। जैसे कि आप जानते हैं सिर्फ 5 देशों को वेटो अवेलेबल है, इसमें रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, UK है, USA है। और फ्रांस के बारे में और एक विषय बोलना चाहता हूँ, अगला जो समर ओलंपिक 2024 होने वाला है वो भी पेरिस में होगा। अगला विषय, पैट्रिक आची हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट कहाँ पे है? आप लोगों ने देखा है आइवरी कोस्ट, जिनको मतलब फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होता है उसमें टीम रहता है आइवरी कोस्ट का। वो एक वेस्ट अफ्रीका का कोस्टल कंट्री है। और पैट्रिक आइच हैज़ बीन रीअपॉइंटेड जस्ट आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट। He was appointed as Prime Minister in March last year. He is the 3rd Prime Minister of the Ivory Coast in the last 3 years. Ivory Coast President Alassane Ouattara appointed Tiemoko Mailate Kone as the Governor of the Central Bank of the West African States. ठीक है, तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं।
अगला विषय, यूनियन मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च किया है, स्कीम नहीं आप इसको कैंपेन बोल सकते हैं, अवेयरनेस के लिए, जैसे मतलब किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये वाला कैंपेन को लॉन्च किया गया है। दिस कैंपेन विल रन थ्रू द 30th April, is being organized in collaboration with a number of different ministries and departments under the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Agriculture Research and Education Department will organize Krishi Mela in each Krishi Vigyan Kendra and field exhibition on natural farming. The countrywide workshop on crop insurance will be organized by the Common Service Center. It is be launched by the Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. CSC मतलब जो गवर्नमेंट का CSC है उसके माध्यम में होगा ये सब, कॉमन सर्विस सेंटर। A national Atmanirbhar Bharat conclave of 75 selected farmers and entrepreneurs will take place under the campaign. The campaign is expected to involve 1 crore farmers and stakeholders. अगला विषय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इशूड ए न्यू एडवाइजरी टू प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, न्यू गाइडलाइन जारी हुआ है प्राइवेट टीवी चैनल्स के लिए। और न्यू गाइडलाइन क्या है, जैसे नो प्रोग्राम शुड बी कैरिड व्हिच कंटेन्स क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। जैसे कि मान लीजिए रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, और रशिया जैसा भी हो भारत के लिए बहुत फ्रेंडली कंट्री है, और हमारा 80% मतलब जो आर्म्स है और रशिया के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, तो रशिया का ज़रूरत है हम लोगों को। तो रशिया फ्रेंडली कंट्री है, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छा है, तो कोई मतलब कोई चैनल, इंडिया का प्राइवेट चैनल रशिया के अगेंस्ट में अगर कुछ नहीं कैंपेन कर सकता है, कुछ क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है, ऐसा ही बोल रहा है। रशिया नहीं, मतलब कोई भी फ्रेंडली कंट्रीज के अगेंस्ट में कुछ क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है। Section 20 of the Cable Regulation Act 1995 empowers the central government to regulate or prohibit transmission and retransmission of a program. हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया का एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, जिसमें कि मतलब आप लोग 400 आप लोग मतलब इसमें आपका माई पास का ऑप्शन रहेगा, मतलब क्या क्या रहेगा आइकॉन, उसमें क्या क्या मेनू में क्या क्या टैब रहेगा। जैसे कि माई पास रहेगा, स्पोर्ट्स मतलब एथलेटिक्स के लिए है, पार्टिसिपेंट्स जो है, जो प्लेयर है उन लोगों के लिए है माई पास, माई फूड, उसके अलावा एक्सप्लोर बेंगलुरु, ऐसा आइकॉन्स रहेगा इसमें, रहेगा मतलब है इसमें। और हम लोगों के लिए तो नहीं है, तो जो लोग मतलब एज ए पार्टिसिपेंट पार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, वो लोग अच्छे से जानेंगे क्या क्या है इस ऐप में। और जो खेलो इंडिया के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विल बी हेल्ड इन बेंगलुरु। तो इसमें 4,500 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, और 189 यूनिवर्सिटी से आए हैं, जिसमें 20 स्पोर्ट्स होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी द इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट मास पार्टिसिपेशन स्पोर्टिंग इवेंट आफ्टर द पेंडेमिक। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऊर्जा प्रवाह को मिशन कर दिया है, और एक आप कह सकते हैं जो वेसल है, ऊर्जा प्रवाह वेसल कमीशन इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड। इसको मतलब भरोच जो गुजरात में है स्थित है, वहाँ पे मतलब कमीशन किया गया है। इट विल बी अंडर द ऑपरेशनल कमांड ऑफ कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर केरला एंड माहे। माहे जो पौंडीचेरी का पार्ट है, पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, माहे केरला पे ही है स्थित है, लेकिन वो अलग यूनियन टेरिटरी है, इसलिए केरला एंड माहे बोल रहा है यहाँ पे। माहे पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का 4 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट है माहे। It has been designed as a cargo ship to carry full fuel and aviation fuel and fresh water with a capacity of, वो कैरी कर सकता है fuel 50 टन्स का fuel, aviation fuel 10 टन्स का and fresh water 40 टन्स का। It will enhance the operation capability of Indian Coast Guard in providing logistic supports to Indian Coast Guard's ships deployed in the sea. It will deployed at far-flung areas in the maritime operational area, including exclusive economic zone EEZ and Lakshadweep and Minicoy Islands. Indian Coast Guard. It is an armed force, maritime, search and rescue, and law enforcement agency. It works under the Ministry of Defense. ये वाला लाइन आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। जी इंडियन कोस्ट गार्ड पकड़िए पहले ही। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को फॉर्म करके बोलता हूँ, सुनिए आप ध्यान से। जैसे कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, refer the 2 points following, read the following 2 points and answer which of the options are correct. पहला 1 नंबर में जो ऑप्शन है, इंडियन कोस्ट गार्ड इज वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड दूसरा पॉइंट, ए न्यू वेसल नेम्ड ऊर्जा प्रवाह हैज बीन इनॉग्रेटेड इन भरूच गुजरात बाय ICG। तो आपका ऑप्शन है ओनली 1 इज करेक्ट,
ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। जैसे कि जो कोस्ट गार्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है और नया वेसल ऊर्जा प्रवाह को लॉन्च किया है भरूच गुजरात में। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक डे इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ बुक। इट इज सेलिब्रेटेड 23 अप्रैल सिंस 1995। 1995 से ये वाला का वर्ल्ड बुक डे का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेस, दैट इज यूनेस्को, ऑर्गेनाइजेस द वर्ल्ड बुक डे। Guadalajara is named World Book Capital in 2022. It is located in Western Mexico and capital of Jalisco. तो 2001 में पहली बार जो वर्ल्ड बुक कैपिटल था वो था मैद्रिद, और तिबिलिसी जॉर्जिया का कैपिटल जो वर्ल्ड बुक कैपिटल था 2021 लास्ट एडिशन में। इस साल का वर्ल्ड बुक डे का थीम है रीड सो यू नेवर फील अलोन, क्योंकि किताब ही आपका सबसे अच्छा और सबसे मतलब साथी होता है। कभी मतलब आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा, अगर साथ भी छोड़ता है किताब तो आपका मुकद्दर बना के जाएगा, कभी मतलब बेवफा नहीं निकलेगा। तो यही वाला लाइन यही मीन करता है इस साल का जो थीम है रीड सो यू नेवर फील अलोन। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। इट इज कमेंसरेट दैट डे ऑन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 1992। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब पास हुआ था? 1992 पे, जिसमें ये पंचायत को ऐड किया गया था। नेशनल पंचायती राज डे वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड इन 2010। देयर आर मोर देन 2.6 लाख पंचायत एट ऑल 3 टायर्स इन इंडिया। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, कमेंट में आप लोग आंसर करिए। भारत में लगभग कितना गांव है? ऑप्शन है आपका 1 लाख, 2.6 लाख, 2.6 लाख दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है बिलो 5 लाख, चौथा ऑप्शन है 6.5 लाख। सभी अप्रोक्स है, आप लोग अप्रोक्स का ही आंसर कीजिए। मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, भारत में कितना गांव है? पहला ऑप्शन बिलो 1 लाख, दूसरा ऑप्शन 2.6 लाख, तीसरा ऑप्शन बिलो 5 लाख, चौथा ऑप्शन 6.5 लाख। ठीक है, कमेंट में आप लोग आंसर कर सकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। This day is provides National Panchayati Raj Day is provides an opportunity for direct dialogue with panchayat representatives from all over the country. On this occasion, PM Narendra Modi inaugurate and lay a foundation stone of development projects worth over rupees 20,000 crore in Jammu and Kashmir. हमारा अगला विषय वर्ल्ड मलेरिया डे 2022 जो कि 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। It is observed to highlight the need of the investment and sustained political commitment to the prevention and control of malaria. The theme of the World Malaria Day 2022 इस साल का जो थीम है वो है Harness Innovation to Reduce the Malaria Disease Burden and Save Lives. In 2007, WHO World Health Organization adopted World Malaria Day at the 60th session of the World Health Assembly. मलेरिया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं मलेरिया क्या है। मलेरिया It is spread by the bite of an infected female Anopheles mosquito। जो एनोफिलिस मस्क्यूटो है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, उसका बाइट से मलेरिया स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड मस्क्यूटो स्प्रेड द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इट इज ए प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल इन्फेक्शियस डिजीज। तो कोई डरने की बात नहीं है, प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी होता है मलेरिया का। इन 1897 Sir Ronald Ross found the malaria among humans spread by female mosquitoes। जो एनोफिलिस मच्छर है उसके द्वारा होता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियन ड्रग। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो आप लोग सुने हैं क्लोरोक्विन को मलेरिया में लगाते हैं, वही इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जो इसके पहले मलेरिया का जो क्विनाइन पेड़ है उसका छाल से एक मेडिसिन बनाते थे, उसको यूज़ किया जाता था मलेरिया पे। तो क्विनाइन बहुत सारा अवेलेबल है हमारा सुमात्रा पे। सुमात्रा मतलब जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, जो एक बार राजेंद्र चोल ने जीत लिया था और इंडिया का टेरिटोरी था, साउथ इंडिया का। और उनका जो बे ऑफ बंगाल बीच में था वो एक्चुअली पूरा मतलब उनका एक लेक जैसा था। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा आप लोगों को। राजेंद्र चोल उनका मतलब बहुत बड़ा एरिया था, लगभग जो एशियन कंट्री से 10 एशियन कंट्रीज वहाँ तक मतलब फैल गया था भारत का साम्राज्य। एक टाइम था भारत एशियन तक भी राज किया था।
तो इसके बारे में एक मतलब बहुत अच्छा भी स्टोरी है। तो ऐसे कैसे सुमात्रा जीता था उन्होंने, राजेंद्र चोल ने, आप लोगों को थोड़ा सा स्टोरी में बता देता हूँ। तो हुआ था एक बार क्या, मतलब सुमात्रा को का जो राजा था मतलब कौन नाम था, नाम तो याद नहीं है। तो सुमात्रा का राजा ने बोला था राजेंद्र चोल जो है वो उनसे डरते हैं। तो ऐसे बोल रहे थे चाइना में जाके, चाइना का जो राजा थे उनको। तो तभी मतलब उनको मतलब राजेंद्र चोल को पता चल गया ये वाला बात। तो राजेंद्र चोल ने मतलब नाइट में अपना नेवी लेके अटैक कर दिया सुमात्रा पे, और पूरा सुबह होते होते सुमात्रा जीत लिया। और जीतने के बाद उनको मतलब वो तब तक वहाँ से मतलब चाइना से लौट गए थे, और लौटने के बाद उनको उल्टा लटका के रखा, लटका के, और चाइना का जो किंग है उनको मतलब बुलाया। तो चाइना की किंग आके देखे ये क्या है, तो सभी बोल रहे हैं सलाम कीजिए सलाम कीजिए। तो चाइना का किंग ने भी सलाम कर रहे थे हमारा राजेंद्र चोल को, देखिए इंडिया का मतलब प्रताप कैसा था, इंडिया पहले क्या था। तो उसके बाद मतलब तभी पूछा राजेंद्र चोल को, क्या बताया था ना आपको, देखा इंडिया का राजेंद्र चोल आपको डरता है आपसे। तो इतना मतलब चाइना मतलब बेइज्जती क्या उस इंसिडेंट्स पे। तो तभी मतलब हमारा सुमात्रा राजेंद्र चोल का हो गया था। वो बहुत बढ़िया स्टोरी है। और चाइना का मतलब चाइना डरते थे पहले, भारत का मतलब राजा लोगों से डरते थे। राजेंद्र चोल का मतलब चाइना का मतलब चाहते थे वो लोग मतलब वो इंडियन ओशन होकर ट्रेड करना, लेकिन भारत को डरने से डरते थे, इसलिए इधर ट्रेड नहीं करते थे, वो सिल्क रूट होकर ट्रेड करते थे यूरोप में। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। 26 अप्रैल, पल्ली विलेज इन जम्मू कश्मीर becomes the India's first carbon neutral पंचायत। पल्ली विलेज इन जम्मू कश्मीर संबा डिस्ट्रिक्ट इज फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। बहुत बढ़िया खुशखबरी है भारत के लिए भी। और तो पल्ली विलेज जो है संबा डिस्ट्रिक्ट का, उन लोगों के लिए ही पूरा सा पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा मतलब फुल्ली पावर्ड है पल्ली विलेज बाय सोलर एनर्जी, जीरो कार्बन emission. Prime Minister Modi recently inaugurated a 500 kilowatt solar plant at India's first carbon neutral panchayat. Palli will act as a model panchayat and it will motivate other panchayats to become carbon neutral. A total of 1,500 solar panels have been installed to provide electricity to 340 houses. The solar plant at Palli has been installed in a record time of nearly 3 weeks. तो पल्ली इतना भी छोटा गांव नहीं है, 340 हाउसेस है, मतलब बहुत बड़ा गांव है। हमारा गांव में तो सिर्फ 100 या 120 होगा घर, लगभग 1000 पॉपुलेशन। एक्चुअली क्या है हमारा जो गांव है, नाम तो नहीं बोलूँगा आप लोगों को, तो उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। मतलब बर्थ रेट आप ऐसे बोल सकते हैं, जो बर्थ रेट है 1.8, मतलब एक फीमेल पर्सन 1.8 या 1.7 ऐसा मतलब बच्चा को जन्म दे रही है। मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ मिलके दो नहीं प्रोड्यूस हो रहे, दो से कम प्रोड्यूस हो रहे, इसलिए मतलब घट रहा है पॉपुलेशन इस विलेज का। और अभी फिलहाल 100 से लेके 120 हाउसेस है हमारे गांव पे, और अगला 20 साल में और भी कम होंगे, 80 हो जाएंगे प्रोबेबली, ऐसा चलता रहा तो अगला विषय 24th Summer Deaf Olympics will be organized in Brazil. The event will be held from 1st May to 15th May 2022। जैसे कि आज से शुरुआत हो रहा है 24th समर डीफ ओलंपिक्स का, जिसमें 39 मैन और 26 वुमेन पार्टिसिपेट करेंगे। दीपा मलिक sent her best wishes to the athletes competing in the Deaf Olympics. Deepa Malik is the president of Paralympic Committee of India. 24th Summer Deaf Olympics is official name of 2021 Summer Deaf Olympics. Sports comes from the our hearts is the motto of the 24th Deaf Olympics. Summer Deaf Olympics were last time held in Samsun, Turkey in 2017। हर 4 साल में होता है, 2017 में लास्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। इस साल जो हो रहा है 2022 में, एक्चुअली 2021 का है। हमारा अगला विषय, ट्विटर हैज बीन एक्वायर्ड बाय टेस्ला एंड स्पेसएक्स सीईओ इलॉन मस्क। आप लोग सभी जानते हैं इलॉन मस्क ट्विटर लेना चाहते थे, आखिरकार उन्होंने ट्विटर का 100% शेयर खरीद लिया है। उनके पास पहले से ही ट्विटर का 9% शेयर थे इलॉन मस्क के पास। एक्चुअली उन्होंने ट्विटर खरीदा इसलिए मतलब उनका जो ट्विटर अपना मनमानी करता है, जो आप ट्वीट को हटा देता है, जैसे कि कोई राशिया का सपोर्ट में ट्वीट कर रहा था तो उसको हटा दे रहा था ट्विटर। तो ट्विटर मतलब इलॉन मस्क के वो कहते हैं, जो आप एक सोशल प्लेटफॉर्म है, कौन क्या पोस्ट करता है इसका राइट नहीं है आपको हटाने का। आपको मतलब आपका गलती सुनने का मतलब आपका कैपेसिटी नहीं है, तो आप इंसान ही नहीं है। आप क्या गलत कर रहे हैं, आपके बारे में लोग बुरा भला सब कुछ बोल सकते हैं, वो मतलब राइट है। और हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है, आर्टिकल 19 से लेके यही बोलता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ थॉट
हमारा आर्टिकल भी भारत का ही बोलता है। तो इन्होंने आखिरकार खरीद लिया है ट्विटर को, और हर शेयर होल्डर को $54.20 एक शेयर का मिला है और कैश में प्रोवाइड किया है। ट्विटर्स बोर्ड हैज अनएनिमसली अप्रूव्ड द डील। अनएनिमसली मतलब 100% बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है डील को। द डील इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज इन दिस ईयर। ट्विटर जो कि अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विस है, इसका सीईओ अभी का जो है भारत का पराग अग्रवाल है। तो आप लोग शायद भारतीय होने के नाते आप लोग चिंता में पड़ गए, अभी क्या होगा, हमारा भारत का पराग अग्रवाल सीईओ रहेंगे या नहीं रहेंगे। रह भी सकते हैं। इलॉन मस्क का है अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया है, पब्लिक कंपनी भी नहीं बोल सकते आप ट्विटर को। वो अकेला मालिक है इलॉन मस्क, मतलब वो प्राइवेट कंपनी हो गया है, एक ही शेयर होल्डर है। जैसे कि भारत में प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मतलब 2 पार्टनर होना चाहिए, जैसे ओपीसी में एक होता है, ऐसे ही पकड़ लीजिए ओपीसी जैसा 1% कंपनी हो गया है जो कि एक प्राइवेट कंपनी होता है। तो पराग अग्रवाल को अगर निकाल दिया तो उनको $321 पेमेंट करना पड़ेगा इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क पेमेंट करेंगे पराग अग्रवाल को। एक्चुअली क्या है, वो जॉब कार्ड कुछ टर्म का कंडीशंस होता है, तो इसके अंदर मतलब उनको मतलब जॉब से बर्खास्त नहीं कर सकते। इट्स फाउंडर्स आर जैक डॉर्सी। ट्विटर का जो फाउंडर थे वो थे जैक डॉर्सी, बी स्टोन, इवान विलियम्स एंड नोआ ग्लास। तो हमारा अगला विषय, जामतारा बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। जामतारा जो झारखंड राज्य का एक गांव है, उस वो हमारा भारत का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसका हर एक गांव में कम्युनिटी लाइब्रेरी है। जामतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज इन ऑल ग्राम पंचायत्स। द लाइब्रेरी इज टू ओपन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है लाइब्रेरी। कैरियर काउंसलिंग सेशंस एंड मोटिवेशनल क्लास आर ऑल्सो हेल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट हियर। The first community library was inaugurated in 2010 in Jamtara district. Libraries have been set up in panchayats such as Chandradeep, Panjajia, Manjia, Gopalpur, Saharpura, Champapur, Julia. Corporate social responsibility CSR funds received from several companies under 14th and 15th Finance Commission was spent on the restoration and infrastructure of this library. 14th Finance और 15th Finance Commission का फंड यूज किया गया है सीएसआर का। इसमें अबाउट 350 टीचर्स आर एसोसिएटेड विद दिस लाइब्रेरीज हु रेगुलरली गाइड द 5000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हियर। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। धनलक्ष्मी बैंक एंड सीबीडीटी एंड सीबीआईसी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो भारत में इनकम टैक्स को कलेक्ट करता है। इनकम टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका बर्डन डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स होता है जिसका मतलब जिसको पेमेंट करता है सेलर पेमेंट करता है, लेकिन इसका अल्टीमेट बर्डन पड़ता है वही कंज्यूमर के ऊपर ही। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC, दिस विल मेक इट पॉसिबल फॉर कस्टमर्स टू पे देयर डायरेक्ट टैक्स एंड GST पेमेंट्स थ्रू द बैंक्स ब्रांच नेटवर्क एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। धनलक्ष्मी बैंक का ब्रांच में जाके भी पेमेंट कर सकते हैं, इनकम टैक्स हो या GST हो आप, या फिर उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं GST या इनकम टैक्स को पेमेंट करने के लिए। द कस्टमर्स इज ऑल्सो एबल टू पे अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस थ्रू बैंक्स ब्रांचेस नेटवर्क एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। RBI has authorized the bank for collection of taxes on the basis of recommendation by Controller General of Accounts CGA. In October 2021, RBI empaneled the bank as agency bank to carry out general banking businesses of central and state government on RBI's behalf. In 2020, RBI appointed DK Kashyap, General Manager of RBI on वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जो कि 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? आप लोग सोच रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके बारे में मैं बोल देता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो ऐसा चीज़ है जो आपका मतलब जैसे पकड़ लीजिए आप, इसमें मेनली 3-4 कैटेगरी होता है, जैसे कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो GI टैग बोलते हैं वो होता है। लगभग यही 4 ही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पहला कॉपीराइट। कॉपीराइट किस चीज़ में आप लोगों को मिलता है? जैसे आपका कुछ लिटरेसी वर्क है, आप कोई नॉवेल लिखे हैं तो उसमें आपको कॉपीराइट मिलता है। और आपने कुछ मतलब डिज़ाइन में बनाया है, आर्टिस्टिक डिज़ाइन बनाया है, आपने कुछ गाना गाया, कुछ वीडियो मेकिंग किया, उसमें आपको कॉपीराइट मिलता है। जैसे यूट्यूब में आपने कुछ वीडियो बना के वो आपने डाला, आपका स्पेशल आपका है, तो आपका आर्ट वर्क है, आपका क्रिएटिविटी है, उसका आप कॉपीराइट ले सकते हैं। दूसरा है आपका पेटेंट। पेटेंट मतलब वो चीज़ जैसे आपने कुछ मतलब मैन्युफैक्चर किया है, मतलब इन्वेंट किया है कुछ चीज़, मतलब आपने कोरोना का वैक्सीन इन्वेंट किया है कुछ, तो इसमें आपको पेटेंट मिलेगा। तो मतलब ये सब होने से क्या होता है कि आप अगर आपका कोई चीज़ दूसरा कोई यूज़ करता है तो आपको रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ता है इसको। और उसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप लोगों को जैसे मिलता है, जैसे पकड़ लीजिए कोका कोला,
तो कोका कोला के ऊपर में ब्रिटेनिया, उसके ऊपर में छोटा सा गोल के अंदर टीएम लिखा रहता है। तो जिस जिस चीज़ का जो नाम है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर अगर आपने टीएम लिखा देखा तो उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। मतलब आप लोग समझ जाइएगा, वो वाला नाम ट्रेडमार्क लिया हुआ है, कोई दूसरा कोई ये वाला नाम यूज़ नहीं कर सकता है। और जीआई टैग जो इंटरनेशनल लेवल में मिलता है, जो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जैसे होता है आसाम का टी, दार्जिलिंग का टी, कोल्हापुर का चप्पल, उसके बाद उड़ीसा का रसगुल्ला, वेस्ट बंगाल का भी रसमलाई, ऐसा होता है बहुत सारा चीज़। उसके बाद आसाम का आपका वो गामछा, आसाम का सिल्क साड़ी जो है वो भी जियोग्राफिकल टैग है, और बिहार का लीची, तो सब जियोग्राफिकल टैग मिलता है उस एरिया का, उस जियोग्राफिक का ऊपर बेस करके। और भी बहुत सारा चीज़ है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग बोल के। तो जो अभी हम लोग चर्चा करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, ये वाला जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 अप्रैल को। और बाकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO है, इसका कंट्रोल करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, WIPO बोलते हैं इसको। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1967 में। इट इज वन ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है, याद रखिए ये वाला लाइन। WIPO जो है वो यूनाइटेड नेशंस का ही एक एजेंसी है, ब्रांच कह सकते हैं। जैसे कि यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस का, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ही एक विंग है। It is responsible for promoting intellectual property across the globe. Its headquarter is located in Geneva, Switzerland. Its director general is Darren Tang. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है ग्लोबल आर्म स्पेंडिंग क्रॉसेस $2 trillion as the military expenditure of nations around the world crosses 2 trillion for the first time. India has emerged as the third largest spender on armaments. भारत का पोजीशन तीसरा। देखिए पहला पोजीशन है USA का, दूसरा पोजीशन है चाइना का, तीसरा पोजीशन है भारत का, चौथा UK और पांचवा रशिया। भारत ने इस साल 76.6 बिलियन का परचेज किया है, इंपोर्ट किया है आर्म्स, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। देखिए ये वाला जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पेश किया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप सिप्री बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ सकता है। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंडिया क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय मूविंग 78,220 इंडियन नेशनल फ्लैग। जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है 78,220 टाइम्स वेव करके भारत का फ्लैग। जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? इट इज पब्लिश्ड एनुअली। World records have been compiled in this book. It's also lists world records of human achievements. It is being published since 1955. 1955 से शुरू किया गया था इसको। तो फिलहाल क्या हुआ है, हाल ही में 78,000 फ्लैग्स को वेव किया गया है साइमल्टेनियसली इन वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम एट दलाउर ग्राउंड इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। बिहार में वाला हाल ही में अजूबा हुआ है और जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम शामिल हो गया। तो कितना पीपल ने एक साथ फ्लैग को वेव किया? 78,220। ये वाला 78,220 जो डेट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मतलब नोट करके रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 78,220 टाइम्स इंडियन वेव्ड नेशनल फ्लैग टुगेदर, ठीक है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। फेस्टिवल ड्यूई लिब्री दी पेरिस। आप लोग सोच रहे हैं क्या बोल रहे हो, एक्चुअली ये फ्रेंच लैंग्वेज है। फेस्टिवल ड्यूई लिब्री दी पेरिस तो क्या है? बुक फेस्टिवल, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022, फेस्टिवल डी लिब्री दी पेरिस। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 organized from 21st to 24th April. Indian Pavilion at the Paris Book Festival was inaugurated on 21st April 2022. Paris Book Festival 2022 has given an opportunity to show the literacy and linguistic diversity of India. The India Pavilion has been designed by the National Institute of Design (NID). More than 15 digital and physical exhibitions displaying over 400 books in various Indian languages were presented at the book exhibition of Paris Book Festival. A special edition book on Chandirnagar, situated in West Bengal, was also launched. It has described the French legacy in India. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML for development of 7 ropeways
projects at Himachal Pradesh. तो कहाँ पे है एयर वाला रोपवे प्रोजेक्ट? दिस रोपवे प्रोजेक्ट विल डेवलप्ड इन कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. HP Chief Himachal Pradesh Chief Minister informed Union Road Transport and Highway Minister that maintenance of Shimla Mataur, Pankot Chakki Mandi and Mandi Manali highways is needed immediately. हमारा अगला विषय जो कि है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स जो कि भारत में होस्ट होगा 18 नवंबर से 21 नवंबर तक. वो वाला न्यूली जो बिल्ड हुआ है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई पे, रिलायंस ने जो कन्वेंशन सेंटर बिल्ड किया है वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा. इसमें मतलब ये वाला प्रोग्राम जो इनोग्रेट करेगा भारत की तरफ से ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होस्ट करेगा. इस साल का जो थीम है वर्ल्ड कांग्रेस डे का, वो थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी. तो ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1949. आप लोग सुने हैं CA का नाम बहुत सारे मुद्दे में, CA, NFRA. तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनते हैं. भारत का एकमात्र इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए. बहुत मतलब लंबा कोर्स होता है और बहुत सारा मतलब साइमल्टेनियसली बहुत सारा वर्क करना पड़ता है इसको. जैसे कि पहले आपने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस नहीं होता है अभी, मतलब फाउंडेशन लेवल होता है, तो आप फाउंडेशन देते हैं. उसके बाद आप इंटर लेवल में जाते हैं. इंटर में जाने के बाद आप साइमल्टेनियसली आपको 3 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना पड़ता है किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के अंडर या कोई मतलब इंडस्ट्री के अंदर. तो साथ में साथ आपको IT ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये भी करना पड़ता है. उसके बाद इंटर क्लियर होने के बाद आप फाइनल लेवल में पूछते हैं. तो फाइनल में अभी मतलब फिलहाल 8 पेपर है. इंटर में भी 8 पेपर होता है और फाउंडेशन में 4 पेपर होता है. तो फाइनल में जाके आप लोग पास करेंगे. उसके बाद GMCS बोल के कोर्स होता है, जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल. तो वो वाला क्लियर होने के बाद आपका CA का सर्टिफिकेट मिलता है. तो बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसका पासिंग परसेंटेज अच्छा नहीं है. ऑल ओवर इंडिया में हर साल 2 से 2.5 या 3% ही पास कर हो पाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन पाते हैं. तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडीज इन द वर्ल्ड. इट इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. केरला एंड नेदरलैंड्स जॉइन हैंड्स फॉर कॉस्मोस malabariyakis प्रोजेक्ट. केरला एंड द नेदरलैंड्स हैव साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉस्मोस malabariyakis प्रोजेक्ट. तो क्या है कॉस्मोस malabariyakis प्रोजेक्ट? इसके बारे में देखते हैं हम. कॉस्मोस malabariyakis प्रोजेक्ट्स एम टू मेक digitized Dutch archive material available to the majority of the audience, including foreign and Indian scholars as well as Kerala people. तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 ईयर में वाला प्रोजेक्ट फिनिश होगा. अकॉर्डिंगली द कोलैबोरेशन एम्स टू एस्टैब्लिश पेंट एकेडमिक्स इन कोल्लम एंड मलप्पुरम. द केरला काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च which is the part of the Department of Higher Education is implementing the Cosmos Malabariyakis project with the National Archives of the Netherlands and the University of Leiden. The memorandum of understanding has been signed in the presence of Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan and Netherlands Ambassador India Martin van den Berg. Ambassador to India Martin van den Berg. तो हमारा अगला विषय नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा 2 बुक लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है. 2 बुक का नाम है द मैजिक ऑफ मंगला ज्योति एंड जिसको लिखा है अविनाश कामेका ने. इट इज डिस्क्राइब द चिल्का लेक थ्रू फेबुलस इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन. चिल्का लेक के ऊपर है, जो चिल्का लेक उड़ीसा में है उसके ऊपर. और द सिख हिस्ट्री जिसके ऊपर और एक किताब है उसका लिखा है अविनाश मोहापात्र ने. इन दोनों बुक का रिलीज किया गया है. हमारा अगला विषय इंडिया एंड मालदीव्स टू सेट अप ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल पावर. भारत और मालदीव के बीच रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफर होगा. इसके लिए एक टेक्निकल टीम वुड विजिट मालदीव्स टू चेक द टेक्निकल फैसिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट. मालदीव का पे है, इट इज़ ए स्मॉल आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया. मैंने जो बोला था साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क, जिसका एक देश है. सार्क में टोटल 8 कंट्रीज है, इसमें एक कंट्री मालदीव भी है. ये अरेबियन सी में है स्थित है. इसका कैपिटल है माले. इसका करेंसी है मालदीवियन रुपया. इट इज लोकेटेड अबाउट 700 किलोमीटर फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट टू द साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया. तो हमारा अगला विषय इंडिया टू ओपन मिशन टू लिथुआनिया. भारत का एम्बेसी जो पहले लिथुआनिया में नहीं था अभी ओपन होगा. तो कहाँ पे है लिथुआनिया? हम लोग मैप पे देखते हैं. इट इज़ ए कंट्री इन द बाल्टिक रीजन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप. ये देखिए नॉर्दर्न यूरोप का मैप
यहाँ पे बाल्टिक सी देख रहे हैं आप लोग। बाल्टिक सी के बीच में ही आप लोग यहाँ पे देखिए लिथुआनिया अलग कलर का, ऑरेंज कलर का है, उसका कैपिटल है विल्नियस। लिथुआनिया का ठीक ऊपर आप लोग देखें नॉर्थ पे लात्विया है, उसके ऊपर है एस्टोनिया। ये जो तीनों कंट्री है ये पहले रशिया का पार्ट था और रशिया से यूएसएसआर का पार्ट था। तो यूएसएसआर जब 1991 में टूटा बिखरा तभी मतलब वो अलग हो गया। अभी इन तीनों कंट्री को एक साथ बाल्टिक कंट्री कहते हैं। क्यों बाल्टिक कंट्री कहते हैं समझ में आया? बाल्टिक सी का देखिए कोस्ट है सभी कंट्रीज के साथ। ये देखिए गल्फ ऑफ रीगा, या से आप एस्टोनिया लात्विया भी टच करता है, उधर बाल्टिक सी लिथुआनिया भी को मिलता है। इसके बाद लिथुआनिया का आप थोड़ा सा वेस्टर्न साउथ पार्ट में आप देखिए फिर से रशिया लिखा हुआ है। एक्चुअली ये वाला पार्ट भी अभी तक रशिया का है, पोलैंड का नॉर्थ पे है वाला पार्ट। तो इसमें इसको मतलब यूएसएसआर जब मतलब बिखर रहा था तब यूएसएसआर का जो न्यूक्लियर वार हेड था वो यहाँ पे था। वो इस एरिया का नाम है किलिंगार्ड। तो रशिया ने बोला यहाँ पे मतलब न्यूक्लियर धमाका कर देगा, तभी ये वाला पोर्शन रह गया है, अभी भी रशिया के कंट्रोल में ही है। तो उधर जो बेलारूस है आपका ईस्ट पे लिथुआनिया का, तो बेलारूस भी मतलब आप लोग तो सुने हैं बहुत सपोर्ट किया है रशिया को इस युद्ध में, यूक्रेन वार में। तो ठीक है, हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2022, 28 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया गया है। 1996 से ये वाला सेलिब्रेट हो रहा है और ये वर्किंग कंडीशन में आपको सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोवाइड करता है। और आज जो फास्ट में है इंटरनेशनल लेबर डे, जो आईएलओ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इससे जुड़ी हुई है ये वाला कॉन्सेप्ट। आप याद रख सकते हैं जो सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है वो है 28 अप्रैल को, उसका 2 दिन बाद 29, 30 2 दिन बाद आता है फर्स्ट में को हम लोग मे डे बोलते हैं, या इसको इंटरनेशनल लेबर डे भी बोला जाता है। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। रशिया क्विट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस का WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड नहीं है, एक यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इससे भी रशिया को हटा दिया गया है यूक्रेन का इन्वेंशन के लिए। तो अगला विषय हम लोग देखते हैं सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डांस डे। International Dance Day is observed every year in 29th April around the world. It encourages and educates people across the world about different dance forms. It is celebrated to mark the birth anniversary of Jean Gioras Noviri, the creator of modern ballet. It was first announced by the International Dance Council in 1982. भारत का कुछ क्लासिकल डांस हम लोग देख लेते हैं, कौन सा स्टेट का है क्या क्या। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, कथक जो है यूपी उत्तर प्रदेश का, कुचिपुटी जो आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का, कथकली केरला का, क्षत्रिय असम का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरला का। तो ये सब क्लासिकल डांस का लिस्ट था। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। LIC का IPO बिगेस्ट लिस्टिंग इन द कंट्री। May 2 कल परसों, आज है मई का 1 तारीख, कल है May 2। एंकर ट्रेंची ओपन्स, कल से एंकर ट्रेंची ओपन्स होगा और पब्लिक के लिए मई का 4 तारीख से ऑफरिंग शुरू होगा। पब्लिक ऑफरिंग ओपन्स May 4 से लेके May 9 तक चलेगा। प्राइस बैंड है 902 to 949 पर शेयर। 15 बीड लॉट साइज, मतलब हर कोई मतलब 15 शेयर खरीदना पड़ेगा। एक शेयर का प्राइस बैंड जो है वो है 902 से लेके 902 रुपया से 949 रुपया। और आपको एक शेयर नहीं ले सकते आप, आपको 15 का लॉट से मिलेगा। आपको मिनिमम 15 ही लेना पड़ेगा, या 30 लेना पड़ेगा, या 45 लेना पड़ेगा, 1 लॉट 2 लॉट ऐसे करके। और ₹45 डिस्काउंट फॉर रिटेल एंड एम्प्लॉइज, ₹60 डिस्काउंट फॉर पॉलिसी होल्डर्स। जो लोग LIC का पॉलिसी है, जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी, उन लोगों के लिए 60 डिस्काउंट है। और ₹45 डिस्काउंट है जो रिटेल और एम्प्लॉइज है उनके लिए। इशू साइज है 22.1 करोड़। बिगेस्ट लिस्टिंग होगा भारत का ये वाला। तो अगर आपका इंटरेस्ट है IPO में, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, पहली बार LIC इशू कर रहा है। पहले मतलब एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अपना शेयर को बेच रहा है। पहले कभी मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब LIC के साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो आप लोगों ने सुन रखा है मेरे पिछले क्लास में जो मैंने बोला था, LIC में FDI अलाउ हो रहा है 20%। यही वो चीज़ है जो 20% FDI IPO इशू कर रहा है। गवर्नमेंट डाइवेस्ट कर रहा है अपना शेयर, मतलब गवर्नमेंट को पैसा का जरूरत है तो गवर्नमेंट पैसा LIC का 20% स्टेक मार्केट में बेच के उठा रहा है, वही बात है। ठीक है, तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। चाइना का जो ग्लोबल सिक्योरिटी समिट हुआ है उसमें चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने प्रपोज किया है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को। शी जिनपिंग हैज proposed this initiative on the principle of indivisible security. This principle also endorsed by Russia. Chinese President
Xi Jinping said that it will help in preventing future conflicts, although he gave no details of how it would be implemented. As per the Chinese officials, it has been proposed for countering the US Indo-Pacific strategy and the Quad grouping. इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है यूएस का इस और क्वाड ग्रुपिंग को काउंटर करने के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज किया गया है. द प्रिंसिपल ऑफ indivisible security means that no country can strengthen its own security at the expense of others. तो चाइना ने जो किया है ग्लोबल सिक्योरिटी, ये वाला इनिशिएटिव में हुआ है बुआ में, जैसे कि दावोस सबमिट होता है ऐसे इसको बुआ सबमिट बोलते हैं. बुआ है हेनान में जो कि चाइना में स्थित है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है. तो आज का कक्षा आज का जो था 30 विषय है वो यहाँ तक ही है. तो हमारा नेक्स्ट जो कक्षा होगा करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर्स का, वो मतलब ऐसे ही 30 टॉपिक्स हर वीकली, जो इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स हमें लगता है आपको एग्जाम के लिए ज़रूरत है पढ़ना, बस उन 30 टॉपिक्स या 35 ऐसा होगा कुछ, उसके ऊपर ही चर्चा होगा. और बाकी फिजूल का जो ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है फिर भी तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से इस 30 विषय के ऊपर मतलब आना नहीं चाहिए. यही सबसे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. और यही बोल के हमारा आज का कक्षा यहाँ पे ही खत्म करते हैं. जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल.